राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार, और एक ऐसी कंपनी मार्केट के अंदर में अपने पैसे उठाने की कोशिश कर रही है स्टॉक मार्केट के थ्रू, जो कि मेडिकल सेक्टर में काम करती है, दवाइयाँ बनाने का काम करती है। तो ये कंपनी जो है डायरेक्ट दवाइयाँ खुद मार्केट में नहीं बेचती है, दूसरे जो कंपनियां होती हैं उनको दवाइयाँ बना बना के देती है। बाद में वो दूसरी कंपनियां मार्केट में दवाइयाँ इस कंपनी की बेचती हैं। तो इसका कंपनी खुद का काम नहीं है दवाएं बेचने, इसका सिर्फ बनाने का काम है। साथ में ये गवर्नमेंट की जो दूसरी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेती है, जैसे अपने सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर में जो दवाइयाँ बिकती हैं वो उनको भी ये कंपनी अपनी दवाइयाँ प्रोवाइड करती है। सो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करती है, डायरेक्ट कस्टमर्स को नहीं प्रोवाइड करती। ये इस टाइप की जो कंपनी है, ये अपना जो स्टॉक मार्केट से पैसा उठाने की कोशिश कर रही है, जिसका आईपीओ खुलने वाला है, तो कि 21 जून से 25 जून के बीच में खुला हुआ रहेगा। और कंपनी का नाम है मेडिकमेंट ऑर्गेनिक्स। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक्स के पीछे मत जाना, यहाँ पे ऑर्गेनिक का कोई रिलेशन नहीं है इसका। जो जेनेरिक दवाइयाँ होती हैं वही कंपनी बनाती है। जो कंपनी ने जो प्राइस सेट किया है वो 34 रुपीज़ का प्राइस सेट किया, और यहाँ पे 10 करोड़ 54 लाख रुपए उठाने की कोशिश कर रही है, जो कि सारे के सारे पैसे कंपनी के पास में जाने वाले हैं। और आईपीओ की फाइल एक लॉट के साथ में लगाने के लिए 1,36,000 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है। सो एसएमई कंपनी है, छोटी कंपनी है। अब किस तरीके से आज फ्यूचर में ये हमें प्रॉफिट कर सकती है उसकी हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। अब इस आईपीओ में हमें लिस्टिंग गेंस कितना मिल सकता है, और लिस्टिंग गेंस के बाद में भी, लिस्टिंग के बाद में भी किस तरीके से ऊपर जा सकता है, उसको हम कंपैरिजन बेसिस पे भी कंपेयर करने की कोशिश करेंगे दूसरी कंपनियों के साथ में। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पर कि कंपनी आज के दिन ये आईपीओ लेके आने के पीछे रीज़न क्या है, तो यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि हमें जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है हमारे प्लांट के अंदर में उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और सेकेंडली कंपनी जो प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन होते हैं, जो कोई भी कंपनी जब इस तरह की कंपनियां मार्केट के अंदर में, इंटरनेशनल मार्केट में जब प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करती हैं, फिर एक्सपोर्ट करने की कोशिश करती हैं, तो उनको अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाना पड़ता है इंटरनेशनल मार्केट में। तो रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ कॉस्ट लगता है। तो कंपनी बोली कि हमें अपने प्रोडक्ट्स को रजिस्टर करवाना इंटरनेशनल मार्केट में, ताकि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाएँ। तो उसके लिए क्या पैसों की ज़रूरत है, और दूसरा प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। अब हर देश में कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ता है जहाँ पर भी कंपनी अपना माल एक्सपोर्ट करना चाहती है। नेक्स्ट देखते हैं कंपनी आज के दिन किस तरीके से कमाई कर रही है। तो यहाँ पर कंपनी 21 में 25 करोड़ रुपए की कंपनी ने सेल की, जिसमें से कंपनी ने 29 लाख रुपए कमा लिए। फिर 21 करोड़ की सेल की, 9 लाख रुपए कमाए। मतलब सेल कम हुई बट प्रॉफिट्स भी आधे 3 गुना कम हो गए। यहाँ पर देख रहे हैं कंपनी ने 23 करोड़ की सेल की और 95 लाख रुपए नेट प्रॉफिट्स कमा लिए। तो थोड़ी सी सेल बढ़ी, इतने में नेट प्रॉफिट्स अच्छे खासे बढ़ गए। इस साल जो है 6 महीने के अंदर में ही कंपनी की जो सेल है वो 11 करोड़ से हो गई, बट जो प्रॉफिट्स हैं वो 1 करोड़ 29 लाख रुपए हो गए हैं। अब यहाँ पर हर बार हर जो छोटी कंपनी होती है उनके प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट्स हमेशा बढ़ ही जाते हैं आईपीओ के अंदर में, वो हमें पता है किस तरीके से बढ़ जाते हैं। बट लेट्स नॉट गो ओवर देयर, उस चीज़ों की बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम हर वीडियो में उन चीज़ों की बात करते हैं, इसमें भी देखेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी की आज के दिन नेटवर्थ जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बिकॉज कंपनी कुछ ना कुछ कमा रही है और इन्वेस्टर्स भी इसमें पैसा पुट कर रहे हैं। टोटल बोरोइंग कंपनी की जो है वो थोड़ी सी बढ़ी थी पिछले साल, और इस साल थोड़ी वापस से कम हो गई है। नाउ दैट्स ऑल थिंग्स आर ओके फाइन टिल नाउ। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपनी के बारे में और अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ों की अगर बात करते हैं, तो कंपनी के पास में जो भी रजिस्टर्ड ऑफिसेज हैं और जो बिल्डिंग है जिस पे कंपनी, फैक्ट्री है जहाँ पे कंपनी का काम होता है, वो सारी की सारी लीज बेसिस के ऊपर में कंपनी किसी भी बिल्डिंग को ऑन नहीं करती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 90 साल के लिए जो फैक्ट्री है वो कंपनी ने लीज पे ले रखी है ये फैक्ट्री। और जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस वगैरह है वो भी यहाँ पर 34,000 रुपये महीना, यहाँ पर 10,000 रुपये महीना 3 साल के लिए लीज पर ले रखे हैं। सो एवरीथिंग इज़ फाइन टिल नाउ। और मतलब अब कंपनी के पास में कोई लैंड एसेट नहीं है, ये सीधी सी ये बात है पॉइंट की। यहाँ पर कंपनी के जो मालिक हैं उनका नाम है श्री मिस्टर बालकिशन गुप्ता, जो मेन यहाँ पर प्रमोटर जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी। उसके बाद में इनके जो बेटे हैं मिस्टर आशुतोष गुप्ता, इनके पास में भी अच्छा खासा यहाँ पर स्टेक है। सो ओवरऑल जो कंपनी के पास में आज के दिन जो स्टेक है वो लगभग 81% के आसपास में प्रमोटर्स के पास में है। दैट्स अगेन ऑल राइट, अभी तक भी कोई दिक्कत नहीं है। बट कंपनी के आईपीओ लेके आने के बाद में जो स्टेक है प्रमोटर्स के बाद में पास में वो काफ़ी हद तक कम हो जाने वाला है। नाउ दैट्स नेगेटिव, ठीक है। यूजुअली मैं मानता हूँ कि प्रमोटर्स के पास में 70% के आसपास में एसएमई सेगमेंट में होना चाहिए, तो ये 70 से नीचे चला जाएगा, तो दैट इज़ नेगेटिव। नेक्स्ट देखते हैं कंपनी के बारे में कि आज के दिन ये जो प्रमोटर लोग हैं, कंपनियां जो हैं, इनके ऊपर में कोई केसेस वगैरह नहीं है, राइट। क्रिमिनल केसेस वगैरह अगर इस टाइप का कुछ केस होता है कंपनी के ऊपर में, या फिर जो मालिक लोग हैं, मैनेजमेंट है, उनके ऊपर में इस टाइप के क्रिमिनल केस, सिविल केस होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसका मतलब वहाँ पर जो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट ठीक नहीं माना जाता है ऐसा।
तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग की कंपनी के प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कंपनी, यहाँ पे हमें देखने मिला क्रिमिनल केसेस हो रखे हैं 10 से ज़्यादा, जिसमें जो पैसा इन्वॉल्व है वो 1.5 करोड़ के आसपास में इन्वॉल्व, सॉरी 15 लाख के आसपास में रुपया इन्वॉल्व है। और टैक्स से रिलेटेड 15 केसेज हो रहे हैं। तो टैक्स तो ठीक है, गवर्नमेंट जो कंपनियां काम करती हैं उनके ऊपर टैक्स नोटिस आते रहते हैं बिकॉज ऑफ द फाइलिंग थिंग्स, तो वहाँ पर भी पैसा इन्वॉल्व है 1 करोड़ 90 लाख के आसपास में। अब यहाँ पे अगेंस्ट द प्रमोटर भी हमें कुछ यहाँ पे सिविल केसेस दिख रहे हैं। सो ये जो सिविल केस है ये पति और पत्नी के बीच में जो आशुतोष गुप्ता हैं यहाँ पर, उनके और उनके वाइफ के बीच का सिविल केस है जो कि उनके डाइवोर्स के बेसिस पे चल रहा है। वाइफ बोल रही है हमें घर में रहना है और हस्बैंड बोल रहे हैं घर में नहीं रहना है। तो वहाँ पे जो फादर इन लॉ, हस्बैंड, वाइफ तीनों ही केसेस में लगे हुए हैं, तो उनके अंदर में उनके बीच में जो केस चल रहा है वो सिविल केस ये चल रहा है। सो फैमिली मैटर चल रहा है। बाकी ऐसा कोई दूसरी बाहर से किसी इंसान ने क्रिमिनल केस वगैरह वो नहीं कर रखे हैं या फिर कोई और धांधली वाला काम यहाँ पे नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कंपनी के खिलाफ जो क्रिमिनल केसेस हैं ये यूजुअली मेडिसिन से लेकर के हैं और दूसरा पेमेंट से रिलेटेड, जैसे सप्लायर ने केस कर दिया कि इतना बिल बना था बिल नहीं दिया, या फिर किसी गवर्नमेंट जो जो जांच करते हैं दवाइयों की वो जांच करता ने कंपनी के खिलाफ केस कर दिया कि जो क्वालिटी थी मेडिसिन की वो ख़राब है। इस टाइप से वो वाले केसेस यहाँ पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं कंपनी के ऊपर में। इसकी पूरी जानकारी आप अगर आप चाहते हैं तो ये आप आरएचपी जो यहाँ पर है आरएचपी के अंदर में रीड कर सकते हैं। नीचे जाके एक सेक्शन होता है लिटिगेशन वाला, आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड रिसीवर सर्च कर रहा है उसी तरीके से आप लिटिगेशन सर्च करिए और फिर इसको फॉरवर्ड करते रहिए तो आप उस सेक्शन तक पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी के आज के दिन जो लोगो है जो कंपनी यूज लेती है अपना, ये कंपनी रजिस्टर्ड है, बट ध्यान रखिए कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है, ये प्रमोटर्स ने अपने नाम पे रजिस्टर करवा रखा है। और वो जो प्रमोटर है उन्होंने 5,000 रुपये पर साल पर ईयर इस नाम को यूज़ करने के लिए कंपनी को किराए पर दे रखा है। तो यहाँ पर कंपनी के पास में अपना नाम का भी, अपने नाम को यूज़ करने का भी राइट नहीं है, वो भी खरीदना पड़ रहा है। तो ये थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ें हैं। अब पॉजिटिव चीज़ों की भी अगर चर्चा कर लेते हैं तो अब यहाँ पर कंपनी की जो मोस्ट ऑफ द जो अर्निंग हो रही है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू हो रही है। मतलब कंपनी जो दूसरी कंपनियां हैं जो कि मार्केट से पैसा चंक करना चाहती हैं, जो अपना लोगो अपना ब्रांड नेम यूज़ करके मार्केट में दवाइयाँ बेचना चाहती हैं, वो इस कंपनी के पास में आती हैं और बोलती हैं कि हमें आप ये वाली दवाइयाँ बना के दो। फिर इनसे वो दवाइयाँ खरीदती हैं बनवा के और फिर उसके ऊपर अपना ठप्पा लगवाती हैं और मार्केट में बेचती हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है। सो डेवलपमेंट राइट्स इस कंपनी के पास में रहते हैं और बाकी मार्केटिंग राइट्स दूसरी वाली कंपनी के पास में थे। सो आज के दिन जिसकी जो 98% सेल हो पा रही है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू ही हो पा रही है। अगर आप पास्ट डेटा के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इनकी अच्छी खासी है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी इसके पास में है, बट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स अभी ये एक नेगेटिव है काफ़ी कि साल दर साल जो नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कम होते जा रहे हैं। बट यहाँ पर ओवरऑल सेल भी जो है वो भी इफेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि पिछले साल 3 करोड़ 61 लाख का गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था और इस साल जो 2022 के अंदर में 71 लाख का ही कॉन्ट्रैक्ट दिया था, राइट। तो यहाँ पे अच्छा खासा हमने यहाँ पे भी चेक किया था कि डिप आया था। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं 25 करोड़ से फिर 21 करोड़ हो गया सीधा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दिया। फिर वापस से गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था बट सेल फिर भी उतनी ऊपर तक नहीं जा पाई। और इस साल अगेन गवर्नमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ठीक ठाक बेसिस पर ही काम कर रहा है, कुछ खास काम नहीं कर रहा है, राइट। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव भी है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से भी काइंड ऑफ कि आप प्राइवेटली ही पूरा डिपेंडेंट हो रहे हो। तो ये भी कंपनी के खिलाफ में थोड़ा सा नेगेटिव है, बट स्टिल एक अभी होप है, बट इतना कुछ उछाल नहीं देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर भी कुछ ये देखा जाए कि कंपनी अच्छे हाथों में है कि बुरे हाथों में अभी के मतलब हालत को हिसाब को देखते हुए, तो मुझे लगता नहीं है कि अभी कुछ सुधार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कंपनी का आज के दिन जो मेन प्रोडक्ट है जो कि आयरन डेफिशिएंसी वाले जो मेडिसिन होते हैं, टेबलेट्स होती हैं, वो कंपनी का मेनली ज़्यादा बिकता है। तो वो उसका ही ये टेबलेट्स जो है आयरन डेफिशिएंसी ये सबसे ज़्यादा बिकती है, राइट। तो इसके लिए कंपनी को पैसों की ज़रूरत है। जो प्लांट नंबर 2 है, अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं यूनिट 1 और यूनिट 2 दो कंपनी का कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम में लेती है। तो यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग एक जो यूनिट है यूनिट नंबर 1 उसके अंदर में कैपेसिटी हाई चल रही है, तो जिसमें ये आयरन डेफिशिएंसी वाली जो टेबलेट है वो बनाती है, जिसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पूरा 100% तक जाने वाला है। तो उसको बढ़ावा देने के लिए कंपनी पैसा उठा रही है, जैसा कंपनी ने आरएसपी में कहा था।
और यूनिट जो 2 है उसके अंदर में जो मेडिसिन वगैरह बनती हैं वो तो भी 50% कैपेसिटी पे ही काम चल रहा है, वहाँ पर अच्छा खासा यूटिलाइजेशन कंपनी बोले अगले 5 साल तक भी इनफ है जिस तरीके से हमारा सेल चल रहा है। सो कंपनी अभी अभी भी खुद को लेकर के इतनी पॉजिटिव है नहीं, और कंपनी का जो हाईएस्ट डिपेंडेंसी है वो एक सिंगल मेडिसिन के ऊपर में ही है जो कि आयरन डेफिशिएंसी वाली है। तो ये काफ़ी नेगेटिव खबर बन जाती है अगेन कि कंपनी एक ही टेबलेट के पीछे यूजुअली इसका मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू आ रहा है, गवर्नमेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा कम पड़ता जा रहा है, और कंपनी का फ्यूचर में भी अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है, और जो क्रिमिनल केसेस हो रखे हैं जो जांचकर्ताओं की तरफ से वो भी अच्छे खासे कंपनी के ऊपर में है। तो ये सारे नेगेटिव रीजंस हैं कंपनी के खिलाफ। अब हम नेक्स्ट अगर बात करते हैं आज के हिसाब से कंपनी जो कमाई कर रही है और जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां उनके बीच के अंदर में अगर एक बार थोड़ा सा हम समझना चाहें कि उनको मार्केट ने क्या वैल्यू दे रखी है, इस कंपनी को क्या मार्केट वैल्यू दे सकता है उसके बारे में, तो यहाँ पर हम लोग पी और पीवी रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे इस साल का डेटा को हम नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि 6 महीने के अंदर में नेट प्रॉफिट्स डबल से भी ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से भी देखेंगे तो फिर तो कंपनी के चंगुल में जाल में आ जाएंगे हम लोग। हम पिछले साल के डेटा के हिसाब से देखेंगे यहाँ पे तो नेट प्रॉफिट्स है 95 लैक्स, और कंपनी ने 39 करोड़ रुपीज़ उठाना चाह रही है, तो यहाँ पर लगभग अपने को 45 का पी रेशियो निकल के आता है, जिसको हम जेनोटेक लेबोरेटरीज के आसपास में अगर कंपेयर करके देखते हैं यहाँ पे इसका भी पी रेशियो 45 का ही है। पीबी रेशियो अगर चेक करते हैं इनके मुकाबले अगर देखा जाए पी रेशियो तो इनके मुकाबले अच्छा कमाई कर रही है जो दूसरी लिस्टेड कंपनी है। पीबी रेशियो के हिसाब से अगर देखते हैं तो नेटवर्थ कंपनी की 11 करोड़ की आज के दिन है, और कंपनी यहाँ पर 10 करोड़ रुपए और उठा रही है, तो यहाँ पे कितने होंगे 22 करोड़। सो 22 करोड़ के हिसाब से 1.2 का पीबी रेशियो आ जाता है। तो 2 के पीबी रेशियो को अगर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं यहाँ पे 3.43, 1 एंड जेनोटेक का 4। तो पीबी रेशियो के हिसाब से कंपनी का स्टॉक जो है ऊपर की तरफ में जा सकता है, और कमाई के हिसाब से कंपनी ने अपनी वैल्यू जो लगाई है वो ठीक ठाक वहीं पर लगाई है। सो ओवरऑल सिनेरियो जो अभी तक बन रहा है लिस्टिंग गेन्स को लेकर के पॉजिटिव बन रहा है कंपेरिजन बेसिस के ऊपर में भी और दूसरी वाली एनालिसिस के हिसाब से भी, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करने के लिए कंपनी का जो पर्सपेक्टिव बन रहा है एनालिसिस का वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड में बन रहा है। हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा और एनालाइज करना पड़ेगा, कुछ अगले और जो रिजल्ट आने वाले हैं उनको एनालाइज करना पड़ेगा, कंपनी किस तरीके से अपने जो चीज़ें हैं उनको संभालती है, मैनेजमेंट किस तरीके से रुख लेता है। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आई थिंक थोड़ा सा इंतजार करना बेटर रहेगा, और लिस्टिंग गेंस के लिए आई थिंक इट्स फाइन टाइम रिस्क लिया जा सकता है। ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एनालिसिस की बेसिस पे बता रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल राय दे रहा हूँ। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं एक नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।